सो वेलकम ऑल। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर सीरीज़ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले चैप्टर 10th के, जो है आपका केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस। बेसिकली पहला चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने पहले भी पढ़े होंगे, बट इस बार उसको क्लासिफाई कर दिया है। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के आपको रिएक्शन के एग्जांपल दिए गए होंगे। ठीक है, उन पर सवाल कुछ बने हैं और जो हर बार आते हैं 2011 से 2019 तक में जो रेपिटेटिव सवाल हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम हर क्वेश्चन को देखेंगे कि आंसर किस तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझना है। क्वेश्चन अगर देखना है तो उससे घबराना नहीं है और उसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। अगर वो एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देता है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, बट आप इस तरीके से आपको पता है कि सर मैं अगर हम बोलने की भी कोशिश करेंगे तो बाद में क्या होता है कि कुछ एक पॉइंट पर जा कर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये जब लिखने जाते हैं सर ये 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाते हैं और फिर जो आंसर होता है वो कुछ और ही दिखने लगता है और हमारे मन में जो होता है वो सही होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। ठीक है, तो अपनी पेन कॉपी बुक उठा लो। रिवीजन ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। अब एग्ज़ाम का टाइम है तो हम क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको बात करी गई है। सर पहले तो हमको बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो तो हमने ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुका है कि हमको अब याद हो गया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, कलर का चेंज होता है, स्टेट का चेंज होता है। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अब हमने बस ये सीख लिया कि कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बेसिकली जब मिलते हैं उनके मिलने के तरीके में भी वो रिएक्शन अलग अलग टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से रिएक्शंस के बारे में अच्छे से स्टडी करिए। सर पहला हमने रिएक्शन पढ़ा था, वो था आपका कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई भी आपके रिएक्टेंट जो है वो मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए बी मिल करके सी बनाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कि कोई 2 या 3 प्रोडक्ट मिल करके कुछ एक चीज़ बना रहे हैं तो एक कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने एक और रिएक्शन पढ़ा है सर, वो होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। सर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक रिएक्टेंट टूट करके, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाए। बेसिकली एक रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान क्या हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, उसके कंपोनेंट्स में टूट जाए, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग टाइप के पढ़े, इसमें हमने थर्मल पढ़ा है, केमिकल पढ़ा है, एक्सेट्रा। ठीक है ना, थर्मल पढ़ा है, केमिकल पढ़ा है, एक्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, हम उसको देखेंगे। फिर हमने रिएक्शन देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कैसी रिएक्शन। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या करता है, यानी कि जो आपका जो मेटल होते हैं उसकी बात करें तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो दूसरे मेटल को जो कम रिएक्टिव होता है उसको रिप्लेस कर देता है अपने ही कंपाउंड से। तो उस
रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का एक भाई बंधु जैसा दूसरा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी, रिएक्शन के बाद कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जुड़ गया और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए जुड़ गया, एक दूसरे ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ हमने एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करी थी, जो रिएक्शन थी सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करी। ठीक है, क्या है सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? ठीक है सर, इसको अगर ये साथ में होते हैं तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें कोई एक पार्टिकल ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, कोई एक पार्टिकल रिड्यूस हो रहा होता है साथ ही में। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ में आपने आखिरी में रैंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ा। रैंसिडिटी और आता है फिर हमारा कोरोजन। ठीक है, ये हमने इसके बारे में लिखा आखिरी के रिएक्शन। ठीक है, फिर इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करी गई है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आकर के बनेंगे। वो है आपका बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। क्या है ये सर? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने सुना होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं, बेसिकली उनका मास कंजर्व होना चाहिए, और इवन तो जो जितने नंबर में ऐड हो रहा है वैसे ही रिएक्टेंट में वो उस तरीके से उतने नंबर में दिखना चाहिए। यानी कि अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 1 होना चाहिए, बढ़ता और कम होना नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, वो होती है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जब आप दोनों को क्या करते हो, बैलेंस करते हो। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखी है, स्टडी करी है। ठीक है, अब इस चैप्टर में इसी के रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लगाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं उसको दोबारा से रिपीट करो, दिमाग में सोचो कि सर ये आंसर कैसे आपने सोचा होगा, किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया। पॉज करो, बार बार चाहे तो वीडियो को पॉज करो। ठीक है, या तो एक बार पूरा देखो, कंटिन्यूसली 2-3 बार देखो, जैसा भी आपको पसंद हो वो करो। ठीक है, और अपनी कॉपी और वो पेन हाथ में रखो। ठीक है, जो जो मैं बता जा रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो कि आप नोटबुक में लिखो। ठीक है, लैंग्वेज बुक बाय बुक लैंग्वेज हम डिक्टेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको उतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिले आप उसको आराम से आंसर कर सको। हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको उस आंसर के अंदर लिखने हैं। ठीक है, चलो आओ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अगर आप देखते हो सिल्वर क्लोराइड को तो उसमें रिएक्शन के बाद सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होने के रिएक्शन के बाद वो ग्रे क्यों हो जाता है, वो जो कंपाउंड है वो ग्रे क्यों हो जाता है, वो ग्रे क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि जो AgCl था वो टूट करके अब बन गया है? क्या बन गया है वो सर? वो अब बन गया है क्या सर? खाली सिल्वर बचा है। और क्या हो रहा है सर? सिल्वर बचा है अलग और क्या क्लोरीन उड़ गया उसमें से, डिकम्पोजिशन हुआ है क्या? उन रिएक्शंस में से आपको कौन से, ये चारों स्टेटमेंट में से कौन से सही स्टेटमेंट है आपको चूज करने हैं। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो तो ये आपको समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा जब आपको इसकी रिएक्शन बताओगे। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए इसकी रिएक्शन क्या है। इसकी रिएक्शन हम आपको देखते हैं। ठीक है, मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ फिर हम इसकी रिएक्शन तक पहुँचते हैं। ठीक है,
अब इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए? सर द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब आपका सिल्वर क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज होने का मतलब जैसे आपका था सिल्वर Ag और Cl। ठीक है, अब इसको मालूम है आपको मिक्स करने का तरीका क्या है? Ag जो है आपका सिल्वर और क्लोरीन, बेसिकली आपको इन दोनों के ही क्या बनना होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए तभी जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे जुड़ता है ये? अब AgCl को जब तोड़ेंगे तो वो टूटेगा 2Ag प्लस Cl2 में। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो AgCl जो है, ठीक है, वो किस चीज में टूट रहा है सर? Ag मिल रहा है, यानी कि आपको सिल्वर मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है सर? Cl2 मिल रहा है। अब ये जो Cl2 मिल रहा है ये भी सही है। ठीक है, आपको ग्रे दिखता है, आपको जो एंड में वो ग्रे मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि ये सिल्वर मेटल है वहां पर, इस वजह से मिल रहा है। ये सिल्वर मेटल का कॉम्पोजिशन बनता है, उस वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो अगर बैलेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेगा 2AgCl प्लस गिव्स 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका और ये है आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। 3 beakers labeled as A, B and C containing 25 ml of water taken, है ना? ठीक है, 3 बीकर हैं, तीनों बीकर्स में आपने क्या ले लिया है? पानी ले लिया है। ठीक है, तीनों बीकर्स में बराबर से तीनों बीकर्स में पानी है। ठीक है, A, B and C में, A में भी है, B में भी है और C में भी है। तीनों बीकर्स में पानी भरा हुआ है आपका। ठीक है, में पानी भरा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हो सर? आगे बोल रहा है कि a small amount of NaOH, एक में आपने NaOH डाल दिया, एक में आपने एनहाइड्रस COSO4 डाल दिया, एक में NaCl डाल दिया। ठीक है, चलो इसमें आपने NaOH डाल दिया, ठीक है, इसमें आपने COSO4 डाल दिया एनहाइड्रस, ठीक है, और आपने आखिरी में डाल दिया NaCl। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, तो बेस हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट हो गए, एक तो कॉपर सल्फेट हो गया और एक NaCl हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा था ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्ड इन A, B and C, where in the case of beaker number C the temperature of solution falls. Which one of the following statement is correct? वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो दो बीकर्स में टेम्परेचर जो है वो बराबर से बढ़ा, यानी कि जो टेम्परेचर था इसमें बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, बट एक टेम्परेचर का डिक्रीज देखा गया, वो देखा गया सी वाले बीकर में। 3 बीकर थे, 2 में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और 1 में डिक्रीज हो रहा था। तो वो इसका रीजन पूछ रहे हैं कि वो लास्ट वाले में क्यों डिक्रीज हो रहा है और बाकी दोनों में क्यों इंक्रीज हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि क्या रीजनिंग क्या आएगी इसमें। ठीक है, इन द बीकर्स A and B exothermic process has occurred. In beakers A, B and endothermic process has occurred. In beaker C exothermic process has occurred. In beaker C endothermic process has occurred. ठीक है, अब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है? ठीक है, अब जो एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन होती है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब जब रिएक्शन हो रही है तो हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज्ड या बोल सकते हैं एमिटेड। ठीक है, मतलब वो रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, यानी बॉन्ड टूट रहे हैं ना, तो बॉन्ड टूटने से हीट रिलीज हो रही है, हीट बन रही है बेसिकली, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक उसी का विपरीत हो जाता है। क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक में? सर एंडोथर्मिक में जब वो हीट क्या है? इंड्यूस हो रही है, यानी कि वो एनर्जी सिस्टम में वो हीट हमको देनी पड़ेगी, यानी कि हम हीट देंगे
वो हीट लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, रिएक्टेंट हीट लेने के बाद फिर रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हीट देनी पड़ती है। तो हीट क्या है इसमें, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, ठीक है। अब ये तीनों बीकर्स को आपको देखो दिमाग में, ठीक है। आपको लग रहा है इसमें सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमने अलग से कोई टेम्परेचर दिया नहीं है, अपने आप से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, कहीं ना कहीं हीट रिलीज हो रही होगी इस रिएक्शन की वजह से। कौन सी रिएक्शन सर, NaOH सर, अंदर पानी रखा हुआ है, पानी और NaOH मिलकर के कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिससे हीट रिलीज हो रही है। सेम काम हो रहा है सर कॉपर सल्फेट के साथ, नाइट्रस कॉपर सल्फेट पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए सर, एक्सोथर्मिक हो गए। तो मैं दोनों के नीचे लिख देता हूँ सर, एक्सोथर्मिक है ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये हीट जो है वो सिस्टम से और हीट ले रहा है ना। हीट जो है वो आसपास की जो एनवायरनमेंट है उससे हीट ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूम करके रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली वो सारा सिस्टम से हीट निकाल रहा है, तभी टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली में कितना दिख रहा है सर, कम हो गया है टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सारी की सारी हीट इसने अपने अंदर ले ली है। तो ये क्या हो गया सर, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी इन कंडीशंस को फुलफिल कर दे वो आंसर है हमारा, चेक कर लेते हैं सर। इन बीकर्स A and B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। पहला ही पॉइंट मुझे एकदम सही लग रहा है, ठीक है। कोई शक तो नहीं किसी को, ठीक है, कोई शक तो नहीं है, बिल्कुल शक रखने की जरूरत ही नहीं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, यहाँ पर फिर इन बीकर A B एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो गलत हो गई, ठीक है। थर्ड है आपका इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी गलत हो गया, ठीक है। लास्ट है इन बीकर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी सही है। तो दो स्टेटमेंट में सही दिख रहे हैं। कौन सा वाला सर, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। कौन सा ऑप्शन है बेटा, 1 2 3 4, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी बोला गया है कि आपका MCQs जो होंगे वो ज़्यादा आएंगे बेसिकली, उसकी भी वेटेज। तो इसलिए सारे जितनी भी आप अभी एग्जाम्पल देखोगे, जितने भी चैप्टर देखोगे, सब में आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे बेटा। क्योंकि क्या है कि अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न हो रहा है वो MCQ भी उसमें पूछा जाएगा, MCQ का भी वेटेज रहेगा, ठीक है। तो हम हर चीज़ सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल तेज़ी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, Which of the following is not a physical change? फिजिकल चेंज बिल्कुल भी नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। जहां भी नया पार्टिकल बन जाए, नया प्रोडक्ट बन रहा हो, रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो, ठीक है, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिजिकल चेंज नहीं रहेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो जो सारे पुराने प्रोडक्ट ही रहें, नया कुछ ना बने, रिवर्सिबल चेंज हो, ये सब क्या होता है सर, ये तो फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बस वो जो पूरा कर दे। ध्यान से देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, फिजिकल चेंज है सर, फिजिकल चेंज है। क्यों है सर, वाटर से वाटर वेपर बनने पे भी H2O चेंज नहीं होगा, स्टीम भी H2O ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, फिजिकल चेंज है सर, फिजिकल चेंज है, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट में देखो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, फिजिकल चेंज है। हाँ सर, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि वापस क्या करो सर, गर्म कर दो पानी को, पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, नीचे क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। लास्ट है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन करना है सर। अगर आप LPG गैस ले रहे हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को क्या कर रहे हो सर, आप सर O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इसी को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं इसको सर, इसको बोलते हैं कंबशन। अब जब O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर आखिरी में क्या मिलेगा सर, गैसेस निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, अलग अलग गैसेस निकलते हैं। बेसिकली आप पेट्रोल को जला रहे हो, पेट्रोलियम गैस है ये, ठीक है। क्या नए प्रोडक्ट बनेंगे सर, नए प्रोडक्ट बनेंगे तो ये रिएक्शन फिजिकल बचेगा क्या, नहीं सर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यही है हमारा ऑप्शन, यही है हमारा आंसर। देख लो जरा बोर्ड के ऊपर एक बार, आ रहा है समझ में क्यों ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which among the following is a double displacement reaction, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको ऑलरेडी पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एक एक करके, ठीक है। पहला वाला देखो सर,
आपका Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पे जो है Pb जो है वो Cu को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। Pb जो है वो Cu को रिप्लेस कर दिया उसने। दूसरा वाला रिएक्शन देखो सर, Na2SO4 B प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। यहाँ पर देखना थोड़ा सा क्या है कि Na जो है NaSO4 Na2SO4 में से Na और BaCl2 में से Ba, ये दोनों ही एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सर मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2। सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, दोनों को मिला करके कॉम्बिन करके बेसिकली कंबाइन करके नया कुछ बन रहा है, ठीक है। CH4 प्लस 2O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है सर, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, अब क्या जुड़ गया सर, ऑक्सीजन जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया सर, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब सर मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की चीज लग रही है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या है आपका आंसर, ठीक है। देखो सर ये तो मुझे सही सही पक्का लग रहा है सेकेंड, ठीक है। और आपको देखो सर यहाँ पर लास्ट वाला रिएक्शन है सर, ये CH4 और 2O2, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर CH4O2 ये रिएक्शन हो रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है सर, यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का लग रहा है मुझे, ठीक है, ऑक्सीडेशन टाइप का लग रहा है मुझे, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का लग रहा है, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है सिर्फ सर 2। अगर खाली 2 दिख रहा है मुझे चारों में से, तो वही मेरा ऑप्शन है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये तो नहीं है सर, फर्स्ट एंड सेकंड ये भी नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ ये भी नहीं, लेकिन आखिरी एक ही ऑप्शन बच रहा है 2 ओनली, तो वही होगा हमारा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों मेटल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से, बेसिकली उसके कंपाउंड में से रिएक्टिविटी के